हेलो एवरीवन, क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने आपको लास्ट वीडियो में फैराडे के प्रथम नियम के बारे में जानकारी दी थी, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के बारे में जानकारी दी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, इंग्लिश में कहेंगे सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। बात सुन में आ रही? अब ध्यान दीजिए, प्रथम नियम के बारे में जो हमने बताया था, हमने कहा था कि प्रथम नियम के आधार पर, फर्स्ट लॉ के आधार पर जो पदार्थ की मात्रा है यानी कि जो W है वह आवेश यानी कि Q के समानुपाती होता है। यानी कि किसी वायर में, किसी चालक में जब कोई करंट जाती है तो उस वायर में प्रवाहित होने वाली, फ्लो होने वाली करंट की मात्रा उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के भार के समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन जो आज का हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, फैराडे का जो द्वितीय नियम है, वह कहता है कि जो W है वह E के समानुपाती है। W जो है वह E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ W क्या है? वही पदार्थ का द्रव्यमान, वेट ऑफ सब्सटेंस, और E क्या है? वह है इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार के बारे में हमने आपको कई बार बताया। तो जो फैराडे का द्वितीय नियम है, अगर उसकी हम परिभाषा के रूप में देखें तो यह नियम कहता है कि जब कई सारे सेलों को, हमने 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, सीरीज में जोड़ा जाए, तो जब भाई सीरीज में जोड़ा जाएगा तो सभी सेलों में जो करंट होगी वो कौन सी मात्रा में होगी? समान मात्रा में। ठीक, हमने 3 सेल ले लिए, तीनों में करंट क्या हो गई? समान मात्रा में आई हो गई। तो नियम कहता है कि जो प्रत्येक सेल का द्रव्यमान है, मान लीजिए इस सेल का W1 है, इस सेल का W2 है और इस सेल का W3, उनका द्रव्यमान उस सेल के तुल्यांकी भार यानी कि पहले वाले सेल का E1, दूसरे वाले का मान लीजिए E2 और तीसरे वाले का मान लीजिए E3 के समानुपाती होगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि जब कई सारे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए जिससे सब में समान मात्रा में धारा प्रवाहित हो, तो पदार्थों का द्रव्यमान उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। बात समझ में आ रही है? When cells are connected in a series manner, that's why all cells have same amount of current, then weight of substance is directly proportional to their equivalent weight। बात समझ में आ रही? यानी कि जब कई सेलों को, जैसे हमने 3 जोड़े, चौथा जोड़ते तो W4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E4, पांचवा जोड़ते तो W5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E5। तो जब कई सारे सेलों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिससे सभी सेलों में समान मात्रा में करंट, भाई सब में अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्लास 10th में जानते हैं कि श्रेणी क्रम में सभी सेलों में समान मात्रा में करंट बहेगी। तो सभी सेलों में समान मात्रा में जब करंट हो तो जो पदार्थ का द्रव्यमान है, हमने उस दिन बताया था कि अगर कहीं किसी भी इलेक्ट्रोड पर करंट जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन की ही मात्रा को W कहते हैं। तो जो पदार्थ की मात्रा है वह उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। और आप जानते हैं कि जहां पर समानुपाती का चिन्ह लगा होता है उस चिन्ह को जब हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, और नियतांक को हम मान ले रहे हैं क्या है? वो नियतांक K है। तो W1 इक्वल टू K इंटू E1, W2 इक्वल टू K इंटू E2, W3 इक्वल टू K इंटू E3। यहाँ से K की वैल्यू अगर निकाल लो तो W1 बटे E1 की वैल्यू क्या होगी? K होगी। W2 अपान E2 की वैल्यू क्या होगी? K होगी। W3 अपान E3 की वैल्यू क्या होगी? K होगी।
यानी कि अगर देखें तो सभी जो वैल्यूज आई हैं तीनों सेलों के अंतर्गत, उसमें जो दाया पक्ष है, राइट हैंड साइड है, सब के है। तो जब दाया पक्ष बराबर होगा तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि W1 बटे E1 इक्वल टू W2 बटे E2। ऐसे करके W3 बटे E3, W4 बटे E4। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए। जब तिर्यक गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, तो W1 E2 इक्वल टू W2 E1। यहाँ पर देखिए W1 के नीचे हम W2 ले आ सकते हैं कि नहीं ले आ सकते भाई, इधर गुणे में, इधर आएगा तो भाग में। और E1 के नीचे क्या ला सकते हैं, E2 ला सकते हैं। तो यह भी आपका क्या है, यह सब इस सूत्र के क्या है, फार्मूले हैं। न्यूमेरिकल में जगह जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि जब कई सारे सेलों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सेलों का जो द्रव्यमान होता है वह तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। जो द्रव्यमान है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती है। उसके तहत हमने यहाँ पर दो फार्मूले भी डेराइव किए, खोजे। अच्छा, अब देखिए, अब हम इसको मिटा रहे हैं और भी इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे अभी अभी हमने प्रूव किया W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2। प्रथम नियम अगर आपको याद होगा, W इक्वल टू ZIT होता है, याद है, W इक्वल टू ZIT। तो अगर ये पहला पदार्थ है तो W1 हो गया, तो यहाँ पर Z की जगह Z1 हो जाएगा, लेकिन I और T सेम ही रहेगा। I और T बदलने वाला नहीं है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो सब में करंट बराबर बहेगी, समय भी भाई सब में जब एक करंट बह रही है तो बराबर समय के लिए भी बहेगी, तो T भी बराबर है। तो W1 की जगह पर हम लोग प्रथम नियम से क्या लिख सकते हैं, W1 इक्वल टू Z1IT। अगर W2 की वैल्यू लिखना चाहें तो Z2IT। यहाँ पर दोनों वैल्यू उठा करके रख दीजिए, W1 की जगह Z1IT, W2 की जगह Z2IT, IT से IT कैंसिल, क्या बना, Z1 अपान Z2 इज इक्वल टू E1 अपान E2। यह आपका आया अगला, जो फार्मूला आपका अगला प्रूफ हुआ। यानी कि Z1 अपान Z2 हम पढ़ाए हैं, Z जो होता है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होता है Z, पहले नियम में हमने बताया था। तो यहाँ से एक फार्मूला यह बना, Z1 अपान Z2 इज इक्वल टू E1 अपान E2। यह भी फार्मूला आप न्यूमेरिकल में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिए, जब W समानुपाती E था तो फार्मूला बना था W1 बटे W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2। बात समझ में आ रही है? जब W समानुपाती E था, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E था, तो अभी अभी हमने ये प्रूफ किया है ना, जब W समानुपाती E है तो W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2। उसी तरीके से यहाँ पे Z1 अपान Z2 जो है वह भी तो E के समानुपाती है, E1 अपान E2 के। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिखेंगे कि जो Z है वह E के क्या है, समानुपाती। यानी कि दूसरा नियम एक चीज और भी कहता है। पहली चीज तो कहता है कि जो दिया गया पदार्थ का द्रव्यमान है वह तुल्यांकी भार के क्या है, समानुपाती। लेकिन दूसरी चीज यह भी कह सकता है कि जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वह भी तुल्यांकी भार के समानुपाती है। बात मेरी कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि इस नियम को किताब में दो तरीके से कहा गया है। पहला तरीका कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, फिर से बता रहे हैं, पूरा ध्यान दीजिए, जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ताकि सब में समान करंट प्रवाहित हो, तो पदार्थों का द्रव्यमान तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। अगर इसी नियम को हम यह भी लिखना चाहें कि जब सभी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है Z है वह भी तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है।
यानी कि एक ही चीज को दो अलग अलग कथनों से बताया गया है। यानी कि फैराडे का प्रथम नियम जो है वह W समानुपाती E भी कहता है, और प्रथम नियम से ही हमने प्रूफ भी किया कि जो E है वह Z के भी समानुपाती होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि फैराडे के फर्स्ट लॉ दो चीजें बताता है। एक बताता है W समानुपाती E, दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान तुल्यांकी भार के समानुपाती हो। और अगला फैराडे के द्वितीय नियम यह भी बताता है कि जो तुल्यांकी भार है वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि Z के समानुपाती हो। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई आपसे पूछे फैराडे के द्वितीय नियम बताओ, आप ये बताएं चाहे ये बताएं, आंसर दोनों ही सही है। हाँ, इससे हमने यह प्रूफ किया है, और प्रूफ कैसे हुआ है हमने आपको दिखाया है, हवा में नहीं बताया। कैसे यह प्रूफ हुआ है यह भी हमने आपको बताया। और हम एक चीज और बताएं, जो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो एक नियतांक आएगा F। इस नियतांक को ही कहते हैं फैराडे नियतांक, जो आप न्यूमेरिकल में फैराडे नियतांक का यूज कर रहे थे, जिसकी वैल्यू 96,500 कूलाम्ब थी। यह फैराडे नियतांक फैराडे के द्वितीय नियम से ही खोजा गया। बात समझ में आ रही है? तो फिर से पूरा टॉपिक एक बार देख लीजिए कि जो फैराडे का द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम कहता है कि जब बैटरी को आप जोड़िए, तो हमने 3 बैटरी जोड़ी, एक का W1, एक का W2, एक का W3, एक का E1, एक का E2, एक का E3। जब हमने 3 बैटरी को श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ा है तो इन तीनों का रेशियो भी बराबर हुआ है। ये अभी हमने प्रूफ किया। रेशियो बराबर होने के बाद हमने यह भी प्रूफ किया कि जो E था वह Z के समानुपाती था, Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और यहाँ पर जब हमने इस समानुपाती चिन्ह को हटाया तो फैराडे ने एक नियतांक का प्रयोग किया। उस नियतांक को कहते हैं फैराडे कांस्टेंट, फैराडे नियतांक, जिसकी वैल्यू 96,500 कूलाम होती। तो अगर कोई आपसे पूछे फैराडे के द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम 2 चीजों को बताता है। अगर आप एक चीज लिख करके ऊपर वाली चीज लिखते हैं तो भी सही है, और नीचे वाली चीज लिखते हैं, नीचे वाला लिखते हैं कि E समानुपाती Z, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, वह भी आपका सही। क्लियर है? तो यह आपके फैराडे का द्वितीय नियम था। बाकी चीजें हम आपको नोट्स में भेज देंगे। फैराडे नियतांक जो होता है उसकी वैल्यू 96,500 कूलाम होती है। अब हम कुछ आपको नई चीजें और भी बताते हैं। जो आपने अभी अभी फैराडे नियतांक पढ़ा, फैराडे कांस्टेंट पढ़ा 96,500, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में इसको पूछा भी जाता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19, जानते होंगे आप लोग। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना निगेटिव चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन का तो पता है, जैसे 1 आम का दाम हो गया 12 रुपये, और हम कहें 1 दर्जन का बताइए, तो आप 1 दर्जन में 12 आम होते हैं, 1 आम का आम 12, तो 12 आम का कितना? 12 × 12 144 रुपये होगा। वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अगर मैं कहूँ 1 मोल के बताओ, जैसे 1 दर्जन होता है वैसे केमिस्ट्री में 1 मोल होता है। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर आपने क्लास 9th वगैरह पढ़े होंगे तो 1 मोल में होते हैं 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का भार इतना, 1 मोल का भार कितना, तो उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 1.6 × 10⁻⁻19, और इसको जब गुणा करके निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 96,500 आएगी। तो फैराडे ने ऐसे ही नहीं दे दिया, फैराडे नियतांक की वैल्यू 96,500, एक्चुअल 96,500 नहीं आती, 96,400 कुछ आती, और हम लोग अप्रॉक्स में मान के चलते हैं 96,500, लगभग 96,500।
लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब आप कहोगे ये पढ़ाया ही नहीं गया। बहुत सिंपल चीज है, 1 इलेक्ट्रॉन का इतना होगा तो 1 मोल का 96,500, यानी कि फैराडे नियतांक और कुछ नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है फैराडे नियतांक क्या है, तो आप कहेंगे फैराडे नियतांक 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। बात समझ में आ रही? जैसे सोडियम का वजन 23 जानते हैं ना, सोडियम का नहीं होता है 23, सोडियम के 1 मोल का वजन 23 होता है। ऑक्सीजन का वजन अगर आप 16 जानते हैं तो ऑक्सीजन का 16 नहीं होता, ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन 16 होता है। उसी तरह जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6×10⁻19 होता है ना, वैसे ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 96,500 कूलाम्ब होता है। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि पेपर में फैराडे नियतांक क्या है आपसे पूछेगा, आप तुरंत 96,500 लिख दोगे। लेकिन अगर सवाल को घुमा करके पूछे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, तो आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश भी 96,500 कूलाम्ब ही लिखना है। ठीक। अब प्रश्न एक ऐसा भी आता है, आपके एनसीईआरटी में है ये सब क्वेश्चन, कहेगा कि Al मतलब एल्युमिनियम को एल्युमिनियम 3+ में बदलने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रही है? एल्युमिनियम को एल्युमिनियम 3+ में बदलने के लिए ऐसे ही सीधा लिखा होगा एनसीईआरटी में, देखिए एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3+ बनाने में कितने आवेश की जरूरत होगी। बात समझ में आ गई? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है टू कन्वर्ट एल्युमिनियम इनटू एल्युमिनियम 3+। तो जब सवाल में लिखा रहेगा एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3+ बनाना है, तो एक तरफ तीर खींचिए, एक तरफ लिखिए एल्युमिनियम और एक तरफ लिखिए एल्युमिनियम 3+। अब देखिए एल्युमिनियम के ऊपर कोई आवेश है नहीं, एल्युमिनियम के ऊपर कितना आवेश है 3+, 3 पॉजिटिव चार्ज। और जब इस इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना हमने आपको बताया, तो यहां पर 3+ है ना, है कि नहीं? 3+ है तो जिधर ज्यादा होता है, इधर 0 है इधर +3, उधर 3 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 ज्यादा था 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। ये चीज हमने आपको बताई है नट्स इक्वेशन का जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे थे। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 × 96,500 गुणा करके जो आप लिखेंगे वही आपका क्या होगा, आंसर। यानी कि एल्युमिनियम को एल्युमिनियम 3+ में बदलने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 × 96,500 का चार्ज चाहिए, आवेश चाहिए। क्लियर है? वैसे ही अगर Mg को Mg2+ में बदलना हो तो भाई 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, तब यहां 2 × 96,500 करना पड़ेगा। यानी कि किसी के भी आप निकाल सकते हो, बस बैलेंस करके आपको यही कैलकुलेट करना है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 96,500, 5 है 5 × 96,500, 4 है 4 × 96,500, ऐसे करके आपसे कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक सवाल हम आपको और बताते हैं, जैसे एक सवाल है बुक में, MnO4- सवाल देखिए, MnO4- को Mn+ में बदलने में कितना आवेश चाहिए। अभी तक एक था Al का Al3+, आपका Mg का Mg2+, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है। तो सबसे पहले आप Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, क्लास 11th में पढ़ाया गया हो। Mn में Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए Mn के नीचे लिखोगे X, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 × 4, और ऊपर कितना चार्ज है बराबर -1। अगर ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो क्या लिखोगे, 0। ये तो बहुत आप लोगों ने पिछले साल भी किया होगा। 4 × 2 = -8 = -1, x = -1 + 8, x = +7। यानी कि इस वाले Mn का चार्ज कितना आया, +7,
और बदलना किसमें है आपको, +1 में। समझ में आया? यानी कि ये सवाल देगा, आप उसको तोड़ेंगे कि Mn+7 वाले को Mn+ में बदलना है। कितने का गैप है, यहाँ +7 है, यहाँ +1 है, 6 का गैप है, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 × 96,500, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जो भी चीज कहता है आप उसका पहले चार्ज निकालिए। ये चार्ज 11th के तरीके से निकला, जिसका नहीं पता होता उसका x मान लेते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। कितने ऑक्सीजन है, 4 हैं। अच्छा, ऊपर -1 था तो आगे हमने -1 लिख लिया। अगर ऊपर -2 होता तो आगे -2 लिखते, ऊपर +1 होता तो आगे +1 लिखते, ऊपर कुछ नहीं होता तो आगे 0 लिखते। ठीक, ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका है, क्लास 11th में पढ़े भी होंगे आप लोग। तो ऐसे करके छोटे छोटे सवाल आपसे और पूछे जा सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद जानिए कि जो आपके गैल्वेनिक सेल हैं, हमने आपको पढ़ाया था गैल्वेनिक सेल एक होता है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल होता है। उतने देर से आपको जितने भी पिछले वीडियो है सब गैल्वेनिक सेल के बारे में बताए। आज जानिए कि गैल्वेनिक सेल के 2 प्रकार और होते हैं। एक को कहते हैं प्राथमिक सेल और एक को कहते हैं द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल, और द्वितीयक सेल को इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी सेल। भाई गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल वह सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जो केवल रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और इस गैल्वेनिक सेल के 2 प्रकार हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। जो प्राथमिक सेल होता है ना, वह सेल जिसको चार्ज नहीं कर सकते उसे प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल कहते हैं। और जिसको चार्ज कर सकते हैं उसे हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। वह सेल जो आवेशित नहीं किया जा सकता वह प्राथमिक सेल है। जैसे घरों के अंदर आपके जो घड़ियां हैं, घड़ी के अंदर जो सेल पड़ता है आप उसको चार्ज नहीं कर सकते। या आप यह जो निप्पो वगैरह का सेल आता है, ठीक, आप इसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं क्या यूज करने के बाद? आप नहीं कर सकते, आप यूज करेंगे उसके बाद फेंक देंगे। तो ये सारे सेल आपके कौन से होते हैं? प्राथमिक सेल होते हैं। वही जो इन्वर्टर की बैटरी होती है आप उसको चार्ज करते हैं, ठीक। या आपके जो बाइक वगैरह की बैटरी होती है, जैसे यह बैटरी, ठीक, मोबाइल की बैटरी होती है, आप उसे चार्ज करते हैं। तो यह सारी क्या होती है? द्वितीयक सेल होते हैं। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, क्लियर है? प्राथमिक सेल क्या है? वह सेल जो चार्ज नहीं किया जा सकता, जो आवेशित नहीं किया जा सकता, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। वह सेल जो आवेशित किया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। अच्छा, प्राथमिक सेल में ऐसा क्या होता है जो चार्ज नहीं किया जा सकता? प्राथमिक सेल में अभिक्रिया एक दिशा में होती है। यानी कि मान लीजिए अगर यह आपका प्राथमिक सेल है, या 2 सिस्टम बना रहे हैं, या आपका कैथोड हो गया, या हिस्सा आपका एनोड हो गया, ठीक। तो प्राथमिक सेल में कैथोड वाला हिस्सा कैथोड का काम करेगा, एनोड वाला हिस्सा एनोड का काम करेगा। हमेशा एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। लेकिन जब एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक समय ऐसा होगा कि एक के पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन द्वितीयक में उल्टा होता है। द्वितीयक में क्या होता है? जब आप उसका काम कर रहे हैं तो जो आपका कैथोड वाला हिस्सा मान लीजिए यह है, और एनोड वाला हिस्सा या जो मार्कर है, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, इस पे पहुंचे। लेकिन जब आप लाइट से चार्ज करेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, तुरंत ये सिस्टम हो जाएगा। अब इससे जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए थे ना, वो वापस इसके ऊपर वापस पहुंचने लगेंगे। तो एक होता है चार्ज होना, एक होता है डिस्चार्ज होना। इसमें रिएक्शन दोनों तरफ से चलता है। एक बार पता चला कि यही कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगले में ये एनोड बन करके इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा। बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए, प्राथमिक सेल में जो कैथोड का हिस्सा होता है हमेशा कैथोड ही बना रहता है, कभी एनोड नहीं बनता।
लेकिन जो द्वितीयक सेल होता है उसमें जो कैथोड होता है, एक बार जब चार्ज हो रहा होगा तो कैथोड बन जाएगा, और जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो एनोड बन जाएगा। मतलब दोनों तरफ से प्रोसेस होता है। जैसे आप अपने घर बगल में मान लीजिए कोई घर वाला है, आप अपने घर अच्छा मिठाई बनाते हैं, उसको देते हैं, वो बनाता है अच्छा, आपको देता है। ऐसे दोनों तरफ से प्रक्रिया होती है, एक बार आप मिठाई देते, एक बार वो देता, आप देते वो देता, तो संबंध बने रहते। ऐसा काम होता है द्वितीयक सेल का। लेकिन प्राथमिक सेल में क्या है, आप दिए, 1 दिन दिए, 2 दिन दिए, 3 दिन दिए, पता चला वो उधर से कभी वो अच्छा मिठाई बनाया वापस ही नहीं कर रहा है, वो है आपका प्राथमिक सेल। तो एक समय ऐसा होगा आप देना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म। तो ये काम होते हैं प्राथमिक सेल में। प्राथमिक सेल में लगातार देने का काम होता है, कभी वापस नहीं लिया जाता, यानी कि रिएक्शन एक ही दिशा में होती है, खत्म हो जाती है, सेल उठा के फेंक देते हैं। द्वितीयक सेल में क्या है, रिएक्शन उधर हुआ, वापस भी इधर हुआ, फिर उधर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, तो ऐसे लगातार अपने मार्ग को बदलता रहता है। तो इसमें अवक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। कौन सी अवक्रिया, रेडॉक्स अवक्रिया। आप जानते हैं गैल्वेनिक सेल रेडॉक्स अवक्रिया पे काम करता है, तो इसमें रेडॉक्स अवक्रिया दोनों ही दिशाओं में होती है, और इसमें रेडॉक्स अवक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। अभी तक जो आपके कोर्स में था प्राथमिक सेल के प्रकार के बारे में भी था। प्राथमिक सेल का प्रकार शुष्क सेल, यही जो निप्पो वाला सेल होता है इसे शुष्क सेल कहते हैं। आपके कोर्स में यह था। आपका जो सेल था इसमें आपको कैथोड याद रखना है, एनोड याद रखना है, और जो इलेक्ट्रोलाइट अंदर यूज किया गया है वो याद रखना है, सोल्यूशन। यह जो है यह आपका, इस सेल का नाम है लेड संचायक सेल, इंग्लिश में लेड स्टोरेज बैटरी। मोटरसाइकिलों में या आपके इन्वर्टर के अंदर इसी प्रकार की बैटरी का प्रयोग है। पहले इन सब बैटरियों की व्याख्या आपके कोर्स में थी अभी तक, लेकिन इस साल से नहीं है, ठीक। तो अब इस सेल के अंदर की व्याख्या, जैसे इसमें क्या है कि जो लेड होता है, लेड का एनोड होता है, लेड का कैथोड होता है, और बीच में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। और इस वाले सेल में क्या होता है, जिंक का एनोड होता है, जिंक प्लेट का कैथोड होता है, और बीच में जो है वह आपके ग्रेफाइट की राड होती है। ग्रेफाइट की राड अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ टूटी हुई लंबी सी, जैसे आपका पेंसिल होती है ना, ये ऐसे देखिए, ठीक। बीच में दफ्ती टाइप का हिस्सा आपको मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा। ये देखिए हमने तोड़ करके एक आपके लिए रखा भी हुआ है, और ये आपका एक्चुअल में है। तो चूंकि पहले आपके इन सेल के प्रकार के बारे में कोर्स में था, अब आपके कोर्स में इन सेल के प्रकार के बारे में नहीं है, इसलिए हम आपको ज़्यादा नहीं बता। अच्छा, इसके बाद जो छोटी सी एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का, संचारण। इंग्लिश में कहते हैं कोराइजन। ठीक, जंग लगना सुना होगा। किसी भी प्रक्रिया द्वारा यदि धातु नष्ट की जाती है उसे संचारण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिंग मेटल इज नोन एज कोराइजन। धातुओं को नष्ट करना, नष्ट कैसे हो सकती है, जैसे जंग लगने से नष्ट हो जाती है। चांदी की पायलों को देखिएगा कुछ दिनों बाद काली पड़ जाती है, वह भी आपकी धातु खराब हुई ना। तो धातु किसी भी प्रकार से अगर नष्ट हो रही है, चाहे वो नमी के कारण पानी लगातार उस पर पड़ रहा हो, हवा के कारण भी होता है, जंग लग जाती है, इसीलिए हम उसके ऊपर पेंट वगैरह कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को संचारण कहा जाता है, ठीक। पहले इसके बारे में भी आपके कोर्स में फुल टॉपिक था, लेकिन अब नहीं है, इसलिए ज़्यादा नहीं इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन संचारण आपने पढ़ा होगा, कोराइजन आपने पढ़ा होगा। ये जंग लगना जो है वो संचारण का एक प्रकार है। बात समझ में आ रही है ना। कोई पूछे संचारण क्या होता है, आप कहिए अरे जंग लगना संचारण होता है, नहीं, वो नहीं होता। संचारण के अंतर्गत आता है एक प्रकार, लोहे के ऊपर जंग लगना जो है संचारण के अंतर्गत आता है, लेकिन चांदी का काला होना भी संचारण कहलाता है। तो संचारण क्या है, किसी भी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा यदि धातु को नष्ट किया जाता है तो उसे संचारण कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच वी डिस्ट्रक्ट द मेटल, दैट प्रोसेस इज नोन एज
कोराइजन ऑफ मेटल। तो यह आपका पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर था। लास्ट में हमने कुछ चीज़ें तेज़ी से बताई होंगी, लेकिन चूंकि जितना कोर्स में है उस हिसाब से बताया गया है। नोट्स मैं आपको पूरा दे दूंगा, जो कोर्स में नहीं है उनका भी, उस चीज़ का भी मैं नोट्स दे दूंगा, लेकिन आप कोर्स के हिसाब से जो भी टॉपिक है इसमें याद रखेंगे। और अब इसके बाद जो है आपका सेकंड पेपर यानी कि जो सेकंड पार्ट है हम लोग वो पढ़ेंगे अगले टर्न से। तो सबसे पहले इतनी सारी चीज़ों के साथ आज के लिए इतना है।